हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम से। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले उसको देखते हैं उसमें है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज न्यूमरेटर एक्स और डेनोमिनेटर क्या है, वाई। क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में कहा गया है, एक फ्रैक्शन के बारे में। और फर्स्ट कंडीशन कहता है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन माने है एक्स बाई वाई, तो कहता है एक्स में 1 जोड़े और वाई में -1 करें, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डेनोमिनेटर, अगर डेनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दें, मतलब y प्लस 1 करें, तो इट रिड्यूसेस टू हाफ। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, हाफ। तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू पता कीजिए, x और y क्या होगा। इस क्वेश्चन में इतना ही है कि एक फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है, तो उस फ्रैक्शन को क्या मान लेंगे, वेरिएबल के फॉर्म में, कि वो फ्रैक्शन x बाई वाई के फॉर्म में है। x भी पता नहीं है, y भी पता नहीं है। अब कंडीशन पढ़ के उसका इक्वेशन सेट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने के लिए और 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है। तो न्यूमरेटर में जब 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये टोटली फ्रैक्शन किस में रिड्यूस हो जा रहा है, 1 में। मतलब दोनों कैंसिल होकर क्या दे देगा, 1। उसी तरह से बोल रहा है सेकेंड कंडीशन में कि डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन किस में रिड्यूस हो जा रहा है, 1/2 में। इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1/2। तो एक्स और वाई पता कीजिए, यानी उस फ्रैक्शन का वैल्यू पता कीजिए। सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1, ऐसा लिखेंगे। और x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये 1 है, 1 से आया हुआ इक्वेशन को 1 बोलेंगे। तो पहला इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को यहाँ से निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 1, यहाँ से आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। और इसको और अच्छे से लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या मिला, सेकेंड डैश। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब तो हम लोग कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। और सेकेंड इक्वेशन क्या मिला है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कोफिशिएंट के रूप में बराबर है। तो यहाँ ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करे और 1 से मल्टीप्लाई करे, किया जा सकता है, पर यहाँ तो आपस में पहले ही बराबर है और दोनों का सेम साइन है। इसका मतलब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। और जब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो कैंसिल आउट हो गया। तो एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा किसी को, अपने आप हो गया एलिमिनेट। तो -2x में से x घटा देंगे, कितना बचेगा, -x। और यहाँ -2 और -1 मिलकर -3 बनाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो यहाँ जो x है वो क्या है, न्यूमरेटर 3। अब y निकालना है, तो y के लिए हम लोग x को किसी जगह पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, या फिर 1 में ही पुट करते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो 3 माइनस, इसको यहाँ पुट कर रहे हैं, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इस y को उधर ले जाते हैं और इस 2 को इधर ले जाते हैं, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। 5 इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब है फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 3/5। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, 3/5 इसका आंसर हो गया। अब 3/5 ये करेक्ट आंसर है या नहीं, इसको चेक किया जा सकता है। कैसे, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। कहा जाता है
क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दे, तो जोड़ के देखते हैं। 3 में 1 जोड़ देते हैं, फर्स्ट कंडीशन। 3 में 1 जोड़ देते हैं और 5 में से 1 घटा लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 1 4, और ये 4 रिड्यूस होकर कितना आएगा, 1। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब सेकेंड कंडीशन को चेक करते हैं। अब कहता है कि न्यूमरेटर वैसे ही रहने देंगे, बस 5 में 1 जोड़ देंगे, तो 3 डिवाइड बाई 5 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/6। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये जो आंसर आया है 3/5, जो कि फ्रैक्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये हो गया 3/5। तो फ्रैक्शन क्या था, 3/5। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे एक्स और वाई, और फिर क्वेश्चन के कंडीशन को पढ़ के हम लोग दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक एज वाला प्रॉब्लम है, जो हम लोग पहले एक्सरसाइज नंबर 2 में भी सॉल्व किए थे। इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं। सपोज जो दो इंसान का बात किया गया है उसको उसी के नाम से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्योंकि वेरिएबल मानना ये अपने आप पे है। सपोज नूरी के प्रेजेंट एज को हम लोग n मानते हैं और सोनू के प्रेजेंट एज को s मानते हैं। ये क्या है, ये नूरी का प्रेजेंट एज क्या है, n, और सोनू का प्रेजेंट एज s है। अब क्वेश्चन में कहता है 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 years ago, इसका एज कितना होगा, इसमें से 5 साल घटा देंगे और सोनू में से भी 5 साल घटा देंगे। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि 5 साल पहले तुम्हारा क्या एज था, तो अपने प्रेजेंट एज में से 5 साल घटाना होगा। तो प्रेजेंट एज क्या माने हैं, एन और एस। एन डिपिक्ट करता है नूरी को और एस डिपिक्ट करता है सोनू को। तो 5 years ago का कंडीशन पढ़ेंगे, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब इसका नूरी का जो एज था वो 3 गुना था किससे, सोनू से। तो उसको लिख लेते हैं पहले। तो नूरी का एज क्या आएगा, 5 साल पहले, n-5, ये क्या है, 3 गुना है s-5 से। और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3s - 15 और n-3s इक्वल्स टू -15 में 5 ऐड कर देंगे तो -10। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब एक और इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए n और s को। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। 10 years later, यानी 10 साल बाद के बारे में कह रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद, तो 10 years लेटर कहाँ से, प्रेजेंट ईयर से, n और s से। 10 साल बाद दोनों का एज कितना होगा, n+10 और s+10, दोनों में 10 साल जोड़ देंगे। अब नूरी का एज जो है ट्वाइस है, यानी n+10 जो है ये 2 टाइम्स है सोनू के एज से, s+10। ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो 2s + 20 और लिख पाएंगे n-2s इक्वल्स टू 20 - 10, ये हो गया 10, इक्वेशन नंबर 2। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, n और s मिल जाएगा, यानी प्रेजेंट एज मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। n-3s है, n-3s है इक्वल्स टू -10, और यहाँ पे है n-2s इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे सिंपली अगर घटा दे तो सॉल्व किया सकता है, क्योंकि n और n का कोफिशिएंट बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और -3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -s, और ये -20। तो सोनू का एज कितना हो गया, 20 ईयर्स। सोनू 20 ईयर्स का है। और अब नूरी का एज निकालने के लिए s को हम लोग पुट करना होगा किसी एक इक्वेशन में। मान लेते हैं हाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 पे रखने पे n-3, s की जगह पे क्या रखेंगे, 20 इक्वल्स टू -10। तो ये हो जाएगा n-60 इक्वल्स टू -10। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 - 10 यानी 50। तो नूरी का एज कितना है, 50 साल, 50 ईयर्स।
60 उधर जाएगा और 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। तो नूरी का एज हो गया 50 ईयर्स और सोनू का एज हो गया 20 ईयर्स। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर अब 3 पे मूव करते हैं, क्या है। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, अभी तक उस टाइप का सवाल नहीं मिला है। इसमें 2 डिजिट के नंबर के बारे में कहा गया है, इसमें 2 डिजिट के नंबर के बारे में कहा गया है। तो उससे पहले कुछ वेरिएबल सिलेक्शन के बारे में बता देते हैं कि 2 डिजिट नंबर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे सपोज कोई नंबर लिखते हैं 25, सपोज कोई नंबर लिखते हैं 25, तो इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 10 + 5 × 1, तब तो होगा 20 + 5 25। ठीक है, ध्यान यहाँ देना है इसके प्लेस वैल्यू को, ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, जो कि पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो यहाँ पे इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो 25 है और दूसरा नंबर मान लो 35 ले लेते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे 3 × 10 + 5 × 1। यहाँ पे ध्यान देना है, इसका मतलब है किसी भी 2 डिजिट के नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम लोग लिख सकते हैं x × 10 + y × 1, जहाँ पे x उसका टेंस प्लेस का डिजिट है और y जो है उसका यूनिट प्लेस का डिजिट है। यहाँ पे जो है होगा 10 तो रहेगा ही रहेगा इस प्लेस के लिए, और उसका डिजिट को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, और y रहेगा इस डिजिट के लिए और इनटू उसका प्लेस वैल्यू 1 रहेगा। यानी एक 2 डिजिट नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10x + y से। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम लिख सकते हैं 10x + y, यहाँ से गुना किए ना 10 × x कितना हो जाएगा 10x, और y × 1 y ही होगा। तो किसी भी 2 डिजिट के नंबर को क्या लिख सकते हैं कि वो 2 डिजिट का नंबर 10x + y है, जहाँ पे x जो है उसका फर्स्ट प्लेस है और y जो है लास्ट प्लेस है। x 2 है y 5 है। तब अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं कि x और y क्या होगा, तब उस नंबर को जनरेट कर सकते हैं। एक यही तरीका है जिससे आगे बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। इसी तरह से हम लोग 3 डिजिट के नंबर को भी लिख सकते हैं, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। तो 2 डिजिट नंबर के बारे में कहा गया है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में उस 2 डिजिट नंबर को क्या मानेंगे 10x + y, 10x + y, जहाँ पे टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसको x माने हैं और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको y माने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन कहता है कि उसका सम ही क्या है 9। कुछ इस तरह से मान लो, एग्जाम्पल है जैसे कि ये डिजिट हुआ ये डिजिट हुआ, दोनों का समेशन क्या हुआ 9। तो ऐसे बात कर रहा है कि 5 + 4 का वैल्यू क्या है 9। यहाँ भी तो x और y वही है। एक एग्जाम्पल के लिए कि 5 + 4 9 है, हो सकता है 6 + 3 भी हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से डिजिट का मतलब होता है उसका वैल्यू। तो x + y = 9 है। अब एक और इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए सेकंड इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। 9 times this number, ओरिजिनल नंबर क्या है 10x + y, ये ओरिजिनल नंबर है। जब 10 × x + y करेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर मिलेगा, तो इसका 9 गुना बात कर रहा है। तो 9 टाइम्स इतना इक्वल्स टू, अब फिर से उस क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऐसा हो जाएगा। अब इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, जब डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा और y यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे।
ठीक है, y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। जैसे सपोज ऐसा लिखते हैं ना 52, तो 52 कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 लिखेंगे। अब 25 को लिख रहे हैं, अब रिवर्स कर रहे हैं डिजिट को, तो क्या बन जाएगा ये 25। तो 25 लिखने के लिए 5 को यहाँ भेजना होगा, 2 को यहाँ भेजना होगा, बस यही बात बोल रहे हैं। 10 और 1 तो वहीं रहेगा, तो यही किए। यहाँ पे 10x प्लस वाई था, तो रिवर्स करेंगे तो y की जगह पे x आ जाएगा और x की जगह पे y आ जाएगा, तो वही किए। तो कहता है कि 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर जो था पहले उसका 9 टाइम्स, वो क्या है, दुगना है उसके रिवर्सिंग डिजिट से। जब रिवर्स करते हैं उससे दुगना आया, तो ये ऐसा लिख पाएंगे। इसको एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। अब इसको लिख सकते हैं 90x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 88x, 88x, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 20 माइनस 9 11y, और 11 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू मिल जाएगा हम लोग को y बाई 8। ये सेकेंड इक्वेशन। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, x पहले ही क्या मिल गया, y बाई 8 है। अब सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, x का वैल्यू y बाई 8 यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो y निकलेगा, और फिर y को फर्दर इसमें पुट करेंगे तो x निकलेगा। तो x इक्वल्स टू y बाई 8 को यहाँ रख देते हैं। तो y बाई 8 को जब यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो y बाई 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 8y प्लस 8y इक्वल्स टू 9, और फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं इसको, 9y इक्वल्स टू 72। तो y इक्वल्स टू 72 बाई 9 दैट इज 8। तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 8। अब x कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ रखना होगा, तो x इक्वल्स टू, या यहाँ पे रख सकते हैं 8 बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। x क्या हो गया 1, यानी वो नंबर क्या था 18। तो वो नंबर क्या था 18। अब इसको चेक कर सकते हैं कि 18 जो है वो सही है या नहीं। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों का डिजिट को सम करने पे 9 आता है, तो 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब कहता है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 इंटू क्या करना होगा 18। क्या ये दुगना है इसके रिवर्सिंग से 81, यही ना हुआ। 18 ओरिजिनल नंबर है, इसका 9 गुना करना है, और 9 गुना करने पे ये दुगना है किससे, इसके डिजिट्स के रिवर्स करने पे, यानी 81 होने, 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा 162, 162, और 18 इंटू 9 क्या हो जाएगा, ये भी 162 होगा। तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग 2 डिजिट के नंबर को 10x प्लस वाई मानेंगे, रिवर्स करेंगे तो y की जगह पे x, x की जगह पे y लिख सकते हैं, और कंडीशन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो वो नंबर क्या है फाइनली 18। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंटरेस्टिंग है। एक ये प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंसान है वो किसी बैंक में जाती है और 2000 रुपये विथड्रॉ करती है, मतलब बैंक से 2000 रुपया वो निकालती है। उस 2000 रुपये निकालने के क्रम में वो कैशियर से कहती है कि उसको केवल 50 रुपये का नोट चाहिए और 100 रुपये का नोट चाहिए। टोटल कितना पैसा निकालना है 2000, और उसमें कंडीशन क्या है कि उसको 50 रुपीज़ का ही नोट चाहिए और 100 रुपीज़ का ही नोट चाहिए। और प्रॉब्लम में कहा गया है कि टोटल जो नोट मिला उसको 25, टोटल नोट्स कितना मिला 25 नोट्स मिला। अब इसमें ये नहीं पता है कि 25 नोट्स में से 50 का कितना है 100 का कितना है,
ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पता करने कह रहा है कि 50 का नोट कितना था उसमें और 100 का नोट कितना था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि मान लेते हैं कि 50 रुपये का नोट कितना है, 50 रुपये का नोट जो है उसको कितना मिला x, और 100 रुपये का नोट कितना मिला y। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया कि दोनों नोट का जोड़ कितना है 25, तो लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ऐसा लिखेंगे क्योंकि 50 रुपये का नोट का संख्या कितना माने हैं x, नहीं पता है कितना है। 100 रुपये का नोट कितना माने हैं y, तो दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 25, क्योंकि दिया गया है प्रॉब्लम में बताया गया है कि पूरा संख्या नोट का कितना है 25, उसमें नहीं बताया गया है कि 50 का कितना नोट है 100 का कितना नोट है। तो दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 25। अब नोट कितना भी हो जोड़ के कितना आना चाहिए 2000, क्योंकि 2000 रुपये वो निकाली है वहाँ से बैंक से, यानी 50 इंटू एक्स, मतलब 50 रुपये का जितना भी नोट रहा हो उसका जो अमाउंट है प्लस 100 रुपये का जितना भी नोट हो वो अमाउंट जितना है, दोनों मिलकर कितना आना चाहिए 2000। यानी 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 2000। ये सेकंड इक्वेशन। तो यही दो इक्वेशन फ्रेम करना था हम लोगों को। पहला कि नोट का संख्या कितना है x प्लस वाई 25 के बराबर, और दूसरा इंपॉर्टेंट लीनियर इक्वेशन ये है कि जो 50 रुपये का नोट मान लो x है तो कितना पैसा हो जाएगा वो 50 इंटू एक्स, और 100 रुपये का नोट y है तो ये कितना पैसा होगा 100 इंटू वाई, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना पैसा होना चाहिए 2000, क्योंकि वो 2000 ही तो निकाली है। तो ये दो लीनियर इक्वेशन बन गया। इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग और, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अगर 50 कॉमन ले लें, 50 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000, ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 40। तो ये मिल जाएगा x प्लस 2y, इसको सॉल्व किए हैं इक्वल्स टू 40। ये सेकेंड डैश। अब सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 2y है और x प्लस y है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया गया है 25, और x प्लस 2 टाइम्स y दिया गया है 40। अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो सॉल्व किया जा सकता है, x कैंसिल आउट हो गया, -2y में से y घटाएंगे तो -y, और 40 में से घटाएंगे तो -15। तो y इक्वल्स टू 15, यानी 100 रुपये का नोट कितना था 15 नोट 100 रुपये का था। और x निकालने के लिए क्या करेंगे, y को जब पुट करेंगे इसमें तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस वाई, मतलब 25 माइनस 15, यानी x का वैल्यू कितना है 10। मतलब 50 रुपये का नोट 10 था और 15 रुपये का नोट 100 रुपये का नोट 15 था। ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा, दोनों का अमाउंट मिले कितना होना चाहिए 2000, तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500। 50 रुपये का नोट कितना है 10 है ना 10, तो 500 हो जाएगा, प्लस 100 रुपये का नोट कितना है 15, तो 15 इंटू 100 1500 मिले कितना देगा 2000। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे और क्वेश्चन के कंडीशन को देख के आगे बढ़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग था, किस तरह से वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दो इक्वेशन बनाने के लिए मिनिमम 2 कंडीशन जरूर चाहिए होगा, जिससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो इस प्रॉब्लम में 50 रुपीज़ का नोट्स क्या है 10, और 100 रुपीज़ का नोट कितना है 15। अब लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये दो प्रॉब्लम जो था, ये नोट्स वाला और रिवर्सिंग द डिजिट वाला, ये दोनों प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। थोड़ा अलग कंसेप्ट सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ इस पे। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग किए हुए एक्सरसाइज नंबर 3.3 में, जो कि फिक्स्ड चार्जेस के बारे में बात करता था। एक टैक्सी वाला जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, उसमें ये सेम उसी टाइप का सवाल है। इसमें क्वेश्चन को पढ़ने पे सपोज पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो पहला कंडीशन को पढ़ लेते हैं। 5th 3 डेज के लिए 3 डेज
के लिए फिक्स्ड चार्ज है। मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज कितना है, एफ। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज क्या है, और एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 डेज के बाद एडिशनल चार्ज लगेगा। तो एक लड़की है सरिता, पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो 27 डेज के लिए 7 डेज के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ा उसको, लाइब्रेरी को, ₹27। कोई लड़की है जो कि 7 दिन के लिए किताब ली लाइब्रेरी से, तो कितना पे की, ₹27। और एक लड़की है वो 5 डेज के लिए उसका कंडीशन दिया गया है कि वो 5 डेज के लिए बुक ली है, तो वो पे की ₹21। तो कहता है प्रॉब्लम में पता चल गया और क्या फाइंड करना है कि वो फिक्स्ड प्राइस क्या था और पर डे लाइब्रेरी कितना चार्ज करता था, ये पता करना है। ठीक है, ये 3 दिन में जो फिक्स चार्ज लगता था वो क्या था, और एडिशनल चार्ज क्या था वो पता करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहले तो फिक्स चार्ज को एफ मान लिए, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको पी मान लेते हैं। मतलब पर डे जो है लाइब्रेरी उसको पी प्राइस चार्ज कर रहा है। अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर का किताब ले रहा है, मान लो 4 दिन का लग रहा है, तो फिक्स्ड प्राइस तो एफ देना होगा, और साथ में उस दिन का पी प्राइस देना होगा। ये जो भी पैसा हो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक दिन का जो कीमत है वो देना होगा कितना, पी। अब 7 डेज का लिख लेते हैं हम लोग कंडीशन के हिसाब से। 7 डेज में जो लड़की है जो किताब ले गई है उसको ₹27 पे करना है, तो कैसे पे करेगी, उसको फिक्स प्राइस एफ तो देना ही देना है, प्लस जो एक्स्ट्रा जो 3 दिन से है उसी का ना प्राइस देगी। फिक्स्ड प्राइस तो देगी ही वो, और प्लस एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है, 4 दिन रखी है, तो 4 दिन का प्राइस कितना हो गया, 4p, और ये मिले कितना देगा, 27। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना है कि 3 दिन के लिए एक्स्ट्रा, 3 दिन के लिए क्या लग रहा है प्राइस, जो फिक्स्ड प्राइस है लाइब्रेरी का वो लग रहा है। अगर 3 दिन के लिए कोई किताब लेता है तो जो फिक्स्ड प्राइस है ना, मान लो ₹5, तो उतना ही देना है। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा के लिए लेता है तो एक एक्स्ट्रा प्राइस लगेगा पी, वो पर डे के लिए फिक्स है, एफ लगेगा और साथ में ये भी लगेगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि 7 दिन के लिए किताब लिया गया है, तो 3 दिन के लिए तो ये फिक्स्ड प्राइस तो लगेगा ही लगेगा, और प्लस साथ में 4 दिन का किताब का जो प्राइस होगा वो लगेगा, 4p = 27। उसी तरह से जो सेकेंड कंडीशन है 5 डेज के लिए है, तो 3 दिन के लिए उसका फिक्स्ड प्राइस लगेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना दिन बच गया, 2 दिन, तो 2 दिन का इसका फिक्स्ड प्राइस 2p लगेगा, =21। ये सेकेंड कंडीशन। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। ये से एफ से कैंसिल हो गया, 4p - 2p क्या बचेगा, 2p, और 27 - 2 6, तो p = कितना हो गया, 3। यानी पर डे उसको ₹3 के हिसाब से बुक लेना था। ठीक है, जो फिक्स्ड प्राइस है ये जो पर डे वो ₹3 था। और f कितना हो जाएगा, तो f के लिए यहाँ पे रख देंगे, तो f = 21 - 2p, तो 21 - 2 × 3 6, दैट इज तो फिक्स्ड प्राइस जो है, जो फिक्स्ड प्राइस देना ही देना है वो कितना है, ₹15, और पर डे ₹3 के हिसाब से चार्ज करेगा लाइब्रेरी। अब देखा जा सकता है कि अगर ₹15 3 दिन के लिए दे चुकी है वो, तो बाकी के लिए कितना देगी वो, फर्स्ट जो स्टूडेंट है, 4 × 3 12, 12 + 15 27, बिल्कुल सही है। अब सेकेंड जो स्टूडेंट है वो फिक्स्ड प्राइस देगी 3 दिन के लिए ₹15, और बाकी 2 दिन के लिए क्या देगी वो, 2 × 3 6, तो 15 + 6 21, बिल्कुल सही है। तो उस लाइब्रेरी का जो फिक्स्ड प्राइस है 3 दिन के लिए, अगर कोई इंसान 3 दिन के लिए किताब लेता है तो कितना देगा वो, ₹15। लेकिन 3 दिन से ज़्यादा लेगा, 3 दिन से ज़्यादा के लिए बुक रेंट करेगा, तो ये ₹15 तो देना ही देना है उसको, साथ में जितना एक्स्ट्रा डे है उसके हिसाब से देगा, ₹3 के हिसाब से। अगर कोई 10 दिन के लिए लेता है तो 3 दिन का तो ₹15 देगा, और जो बचा 7 दिन, तो 7 दिन का 7 × 3 21 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा, 21 + 15 देना होगा।
तो बात समझ में आ गया होगा। तो इस प्रॉब्लम में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.5 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।